हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मेरा नाम है वरेंद्र पांडे। स्टडी IQIAS हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। बिल्कुल जुड़ना शुरू कर दें आप लोग। आपकी क्लास लाइव हो चुकी है, जुड़ना शुरू करें आप सभी लोग। बिल्कुल आ जाएं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको देखना है। आप प्रातः 8 बजे जुड़ते हैं मेरे साथ अनुच्छेदों के महत्वपूर्ण सीरीज में। और जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों ने अनुच्छेद 20 देखा, जो वाकई में बड़ा महत्वपूर्ण था और हर वर्ष उससे सवाल आते हैं। ऐसे ही दूसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 है, जो जस्ट उसके बाद ही है। फिर आप कह रहे हैं सर थोड़े से सीक्वेंस में भी कुछ अनुच्छेद चल रहे हैं। वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, हमेशा से सवाल यहाँ से बनते हैं। इसलिए आज महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज में अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे हम लोग। अनुच्छेद 21 को समझें उसके पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूचना है जो बहुत ही जरूरी है आपके लिए, बिल्कुल बहुत ही जरूरी है। तो जुड़ जाएं आप, क्लास से जुड़ते रहें। देखिए, फिल्म्स टू इंटरव्यू, इसको P2I बैच के नाम से जाना जाता है और बड़ा ही लोकप्रिय बैच है। और पिछला जो बैच अभी 30 जून को जिस बैच की लास्ट डेट थी एडमिशन की, वो ख़त्म हुआ है। इसके बावजूद टेलीग्राम पे, इंस्टा पे जाके आप लोगों ने अलग अलग जगहों से संपर्क करके ये कहा कि सर थोड़ा और समय चाहिए, हम इस बैच से ज़रूर जुड़ना चाहते हैं, इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी भी दोबारा से मौका आपको मिल रहा है। ये मौका उस बैच में नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्टडी IQ जो कहता है वो करता है। 30 को बंद होना था एडमिशन, तो बंद हो गया। इसी तरीके से ये नया बैच है जो कि मॉर्निंग में है। जो वो बैच चल रहा है वो इवनिंग बैच था 6 to 9। अभी जो बैच आप देख रहे हैं ये 8 to 11 है। सुबह 8 से 11 बजे के बीच में 3 घंटे का ये बैच पूरे वर्ष आपको मिलेगा। और इस बैच की खासियत आप लोग जानते हैं कि इसमें बहुत कुछ है। मेंटरशिप है, आवासीय प्रोग्राम है, बुक्स हैं। और आवासीय प्रोग्राम में जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, आप मुख्य परीक्षा के लिए स्टडी IQ के वेन्यू पे आते हैं। और स्टडी IQ आपके पूरे मुख्य परीक्षा की तैयारी ऑफलाइन मोड में व्यक्तिगत मार्गदर्शन के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ और अच्छे मेंटर्स के साथ आपको पूरा मेंस कराता है। रहना खाना की सारी जिम्मेदारी स्टडी IQ की होती है। तो बहुत ही कमाल का बैच है, इसके साथ आपको जुड़ना चाहिए। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक जगह ही कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो स्टडी IQ का 29,999 का मॉर्निंग बैच, जो कि AP लाइव कोड का इस्तेमाल करने के बाद मिलेगा, आप जुड़ सकते हैं। जब कभी आप इस बैच को परचेज करें, खरीदें, तो आपको फ़ोन भी आता है कि आप ये वाला कोड इस्तेमाल कर लीजिए, आपको अतिरिक्त सुविधाएं मिलेगी, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे और जब आप बैच में आएंगे तो आप जुड़ाव कर सकते हैं व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए अमरेंद्र पांडे से, अगर आपने AP लाइव कोड का इस्तेमाल किया है तो। ये बैच शुरू होगा आपका 10 जुलाई से, लेकिन चूंकि सीट्स लिमिटेड हैं, लिमिटेड सीट्स के लिए आपको जल्दी से इस बैच के साथ जुड़ जाना चाहिए। एक और सूचना है कि 5 जुलाई, जो कि आज का ही दिन है, जिस दिन आप ये क्लास देख रहे हैं, ये इसी दिन की डेट है 5 जुलाई। और खास बात यह है कि अगर आज के आज आप एडमिशन लेते हैं तो अनिल स्वरूप जी की बहुत ही मोटिवेट करने वाली UPSC के लिए जो किताब है, ये अलग से कॉम्प्लीमेंट्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो फिर देर किस बात की, अगर शासक प्रशासक बनना है तो निर्णय क्विक लेना है, इसलिए क्विक निर्णय के साथ आइए और जुड़िए AP लाइव कोड के साथ। फिल्म्स टू इंटरव्यू P2I बैच मॉर्निंग में UPSC 2024 के लिए ये टारगेटेड है और आप अगर दे रहे हैं 2024, अवश्य जोड़ें। आइए क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोगों को अनुच्छेद 21 पढ़ना है, जो कि वाकई में बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और इस अनुच्छेद की तो बात ही निराली है। अगर मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 32 को छोड़ दिया जाए तो जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं, उन मौलिक अधिकारों में सबसे मूल बात यहाँ है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में 2 महत्वपूर्ण बातें हमें देखने को मिलती है। एक तो ये प्राण की बात करता है और दूसरा दैहिक बात करता है। तो बहुत बार छात्र कहते हैं सर ये दैहिक क्या होता है? प्राण तो समझ में आता है कि हमारा प्राण न जाए, हमारा जीवन न खत्म हो जाए, तो उसको तो रोकना प्राण कहलाता है। ये दैहिक स्वतंत्रता क्या है? दैहिक स्वतंत्रता का जो संबंध होता है वो आपके शरीर से होता है और आप अपने शरीर पे संप्रभु होते हैं। व्यक्ति अपने शरीर पे संप्रभु होता है।
अर्थात जो मेरा शरीर है ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी हुई चीज है। अगर मेरे पास व्यक्तिगत रूप से कुछ है तो वो मैं ही हूं ना। वैयक्तिक रूप से अगर मेरे पास कुछ है तो वो मैं ही हूं, बस इसके अलावा और कोई व्यक्तिगत नहीं है। तो मुझे किसी रूप में नुकसान न पहुंचे, मुझे किसी रूप में डेंट न किया जाए, मुझे किसी रूप में कारागार में न रखा जाए, मुझे किसी रूप में बंद न किया जाए, अर्थात मेरी स्वतंत्रता बनी रहे, उसी को हम कहते हैं दैहिक स्वतंत्रता या उसी को हम कहते हैं वैयक्तिक स्वतंत्रता। पर्सनल लिबर्टी हम इसी को कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो स्वतंत्र रहे, हम जो करना चाहें, जो खाना चाहें, जो पीना चाहें, जहां घूमना चाहें, ये स्वतंत्रता हमारी बनी रहे, इसी को हम दैहिक स्वतंत्रता के रूप में जानते हैं। तो अनुच्छेद 21 इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि हम व्यक्ति के प्राण को और शरीर को, व्यक्ति के प्राण को और वैयक्तिक स्वतंत्रता को किसी भी परिस्थिति में नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, सिवाय विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। मतलब कसम भी खा रहे हैं तो एक गुंजाइश तो रखनी होगी ना। कसम की प्रकृति है कि उसमें गुंजाइश होगी, समझौते की प्रकृति है कि उसमें गुंजाइश होगी। जहां समझौता नहीं है, जहां कसम नहीं है, वहीं गुंजाइश नहीं है। लेकिन जहां समझौता है, जहां कसम है, वहां गुंजाइश होती है। और यही गुंजाइश है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आपकी राज्य लेता है और कह रहा है कि किसी भी परिस्थिति में आपके प्राण, आपके जीवन को नुकसान नहीं पहुंचने देगा, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एस्टेब्लिश बाई लॉ के अतिरिक्त। मतलब एक तरीका है, वो है एस्टेब्लिश बाई लॉ, जिसके माध्यम से राज्य आपके प्राण और आपके शरीर को या आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं होगा कि किसी व्यक्ति के प्राण और शरीर को नुकसान पहुंचाया जाए। तो कुछ फैक्चुअल चीजें भी इसके बारे में आप जान लें कि ये जो अनुच्छेद 21 है ये सभी को प्राप्त है, नागरिकों और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। नागरिकों को भी ये मिलता है और गैर नागरिकों को भी मिलता है, मतलब विदेशियों को भी ये प्राप्त है। दूसरी बात कि जो अनुच्छेद 1 है वो विशेषकर विधायी और कार्यपालिकी दोनों प्रकार के मनमाने व्यवहार से आपको रोकता है। ये वही अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद में एक व्यक्ति को न्याय देने के लिए हमारी न्यायपालिका ने विधि की उचित प्रक्रिया इंपोर्ट कर ली। विधि की जो उचित प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको इंपोर्ट कर लिया। तो उस केस को भी समझेंगे और दो महत्वपूर्ण केस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक में अनुच्छेद 21 अपने परंपरागत रूप में दिखाई पड़ता है, एक गोपालनवाद में, वहीं एक में अनुच्छेद बिल्कुल अपने आधुनिक और अपने विस्तारित रूप में दिखाई पड़ता है। और ये जो दिखाई पड़ता है वो होता है मेनका गांधी केस। आते हैं, उसके पहले हम समझें कि इसकी अपनी महत्ता क्या है। तो इसने जिम्मेदारी ले रखी है कि आपके प्राण और शरीर को किसी भी रूप में नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के इसके साथ आप नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मतलब हम देखते हैं कि हमारा राज्य लोगों को फांसी दे रहा होता है, हमारा राज्य लोगों को जेल में बंद कर रहा होता है। तो ये जो जेल में लोग हैं इनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन तो हो रहा ना। ये जिनको हम फांसी दे रहे हैं इसके तो प्राण तो जा ही रहे हैं, फिर राज्य कहाँ कह रहा है कि हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो वो जो कर रहा है, फांसी जो दे रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग दे रहा है? एस्टेब्लिश बाई लॉ। वो फांसी देने की प्रक्रिया हमारे कानून में लिखी गई है। तो अगर उस कानूनी प्रक्रिया से, उस एस्टेब्लिश बाई लॉ से अगर वो दिया जा रहा है तब तो दिया जा सकता है। एस्टेब्लिश बाई लॉ से लोगों को जेलों में रखा गया है तो वो तो किया जा सकता है। लेकिन मनमाने रूप से हमारी कार्यपालिका को कल मन कर दे कि कोई व्यक्ति बहुत हमारे खिलाफ बोल रहा है, उठा के इसको जेल में डाल दो, क्या डाल सकती है? उठा के इसको फांसी दे दो, क्या दे सकती है? नहीं, मुंह पे जाके आप आलोचना करके आ रहे हो, भी ऐसी वाली आलोचना कि हृदय तक आहत हो जा रहा है। बावजूद उसके कोई भी कार्यपालिकी, कोई भी विधायी की व्यवस्था आपको इस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकती कि आपके प्राण और आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ले। है ना मेरे पास? इसलिए क्योंकि ये संरक्षण दे रहा है केवल और केवल स्थापित प्रक्रिया के अलावा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अब ये स्थापित प्रक्रिया क्या है और विधि की उचित प्रक्रिया क्या है, ये दो चीजों को हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है। देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहती है कि कानून का शासन है, जो प्रक्रियाएं लिख दी गई हैं समझ संचालन भी उसी अनुरूप होना चाहिए।
प्रक्रियाओं पे विशेष फोकस होता है और उन प्रक्रियाओं से जो परिणाम निकलता है वही सत्य माना जाता है और उसी को न्याय माना जाता है। दूसरी तरफ जो हमारी तरफ जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो अमेरिकी न्यायपालिकी प्रणाली में है, इंडियन न्यायपालिकी प्रणाली में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, स्टैब्लिश बाय लॉ है। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो वो कहता है कि न्याय होना चाहिए, परिणामों की प्राप्ति के लिए जो उचित है वो किया जाना चाहिए, अर्थात हर व्यक्ति को न्याय की उपलब्धता हो, उसके लिए सभी को समान न्याय की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। सभी को न्याय देते समय जो कानून है वो तटस्थ रूप से काम करे, ये जरूरी है। तो जहां पर न्याय की सैद्धांतिक प्रक्रिया की स्थापना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से होती है, वहीं पर व्यवहारिक न्याय की स्थापना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से होती है। हमारे यहाँ संविधान में आर्टिकल 21 में एस्टेब्लिश बाय लॉ है, जो कि जापान के संविधान से प्रभावित है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको जापान जानना है। जापान के संविधान से प्रभावित है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो जन्म है वो ब्रिटिश संविधान से हुआ है, लेकिन हमने ये जापान के संविधान से ग्रहण किया है। ये संविधान की बात में आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है। ये सभी को प्राप्त है, ये आपने 21 में जान लिया। जो कुछ भी आप देखते हैं, कई बार आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने बड़ा अपराध किया है, इस व्यक्ति को तो राज्य को तुरंत फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन राज्य ऐसा नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि एस्टेब्लिश बाय लॉ है और ये चूंकि हर व्यक्ति के पास है, और जब तक व्यक्ति दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ये भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में है, इसलिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 21 की बात कर लें कि अनुच्छेद 21 अब किस रूप में है, किस रूप में विस्तारित है। एक तो आप ये समझते हैं कि जो 44वां संविधान संशोधन किया गया, उस 44वें संविधान संशोधन से अब आपातकाल की स्थिति में भी अनुच्छेद 21 जो है वो किसी भी कंडीशन में अब अनुच्छेद 21 सस्पेंड नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अब अनुच्छेद 21 हो या अनुच्छेद 20 हो, कल की कक्षा में आपने 20 को पढ़ा था, आज की कक्षा में आपने 21 को पढ़ दिया। तो अनुच्छेद 20 हो या अनुच्छेद 21 हो, ये दोनों ही आपातकाल 352 भले ही क्यों ना लागू हो, 352, इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, ये आप जानते हैं। अब इस संबंध में थोड़े से केसेस की बात करें। अनुच्छेद 21 को बस ऐसा ही समझा जाता था कि अगर किसी का जीवन प्रभावित हो रहा है तो वो जीवन सीधे सीधे प्रभावित होते हुए दिखना चाहिए, प्राण जाते हुए दिखना चाहिए, या किसी की हत्या हो गई है या कुछ ऐसा, तब जीवन प्रभावित माना जाता था, अन्यथा नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि अगर आपको गिरफ्तार कर दिया गया है, आपको निलंबित कर दिया गया है और जो 24 घंटे वाला पालन नहीं हो रहा है, तभी माना जाता था कि आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ है। लेकिन अब जिस समय में अब हम लोग हैं, इस समय में इसका दायरा बढ़ चुका है। अब प्राण जाना मात्र ही प्राण को नुकसान पहुंचना नहीं माना जाता है, और ना ही आपको गिरफ्तार किया गया हो तभी आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जाती है। आज तो अगर हमारे मोबाइल फोन को भी अगर कोई सुन ले रहा है, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। हमारा व्हाट्सएप नंबर अगर कोई और देख पा रहा है और कोई और चला पा रहा है तो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। हमारे अकाउंट नंबर का बैलेंस भी अगर कोई दूसरा देख पा रहा है तो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। तो बहुत सारी चीजें बड़ी हैं वर्तमान समय में। देखते हैं इसको कि क्या व्यापक स्वरूप में क्या हो गया है। तो अनुच्छेद 21 से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी जो है वो तथ्य हैं, और उसमें एक मामला है ए के गोपालन मामला। इसे देखना है 1950 में है, और ए के गोपालन में जो न्यायपालिका ने जो अनुच्छेद 21 की व्याख्या की थी वो थोड़ी संकीर्ण थी और वो बड़ा ट्रेडिशनल था, परंपरागत था। लेकिन बाद में 1978 में 1978 में जब मेनका गांधी में ये मामला आया तो इस मामले में अनुच्छेद 21 की बड़ी व्यापक और विस्तारित व्याख्या की गई। और ये व्यापक विस्तारित व्याख्या इसलिए हो पाई क्योंकि हमारी न्यायपालिका ने पहली बार भारत में जो प्रक्रिया नहीं थी, अभी तक एनके गोपालनवाद में भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ध्यान में रखा गया था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी न्यायपालिका को लगा कि जो ये मामला है, इस मामले में एस्टेब्लिश बाय लॉ से न्याय नहीं हो सकता।
और न्याय की भी स्थापना बहुत जरूरी है न्यायपालिका के लिए। मेनका गांधी ने कहा कि मेरे साथ जो हुआ उससे मेरा जीवन खराब हुआ है, क्योंकि मेरा करियर ही मेरा जीवन था और तात्कालिक राज्य ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव करके मेरा करियर खत्म कर दिया। दूसरा कि मैं विदेश भ्रमण पे जा रही थी, विदेश घूमने जा रही थी और मेरा वीजा छीन लिया गया और मुझे जेल में डाल दिया गया। विदेश भ्रमण मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। विदेश भ्रमण करना मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और राज्य ने ऐसा करके मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया है, अर्थात 21 प्रभावित हुआ है। आप सोचो, विदेश भ्रमण न जाने से, विदेश भ्रमण न करने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ है और जहां जा रही थी वहां जाने से उनका करियर होता तो करियर को नुकसान पहुंचना, जीवन को नुकसान पहुंचना है। सोचो, पहले प्राण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बड़ा सीमित सा अर्थ था, लेकिन अब करियर खत्म होना भी राज्य के जीवन को प्रभावित करने जैसा है और विदेश भ्रमण न करने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने जैसा है। न्यायपालिका को लगा कि बात में दम है। मेनका गांधी ने कहा, मैं जिंदा हूं लेकिन नहीं हूं, जीते जी मैं लाश हूं, क्योंकि मेरा करियर ही मेरा जीवन था। आज करियर खत्म है तो जीवन खत्म है, और जीवन खत्म है तो आर्टिकल 21 में जीवन की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। आप हमें जीवन की सुरक्षा की गारंटी अगर आपने दी है तो हमें न्याय दो। हमारा पासपोर्ट छीन लिया जाना, एयरपोर्ट में पासपोर्ट छीन लिया जाना, ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। हमें कहीं भी जाने का, घूमने का ये मूल अधिकार है, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और ऐसा कैसा राज्य कर सकता है? राज्य ने प्रताड़ना किया, राज्य ने अनुच्छेद 21 का हनन किया है, मुझे न्याय चाहिए। अब स्टेब्लिश बाय लॉ के आधार पे जो लिखा है उस हिसाब से तो ना तो जीवन प्रभावित हुआ क्योंकि सांस आ जा रही है, और ना ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता हुआ क्योंकि निरुद्ध नहीं है, कारागार में नहीं है, तो कैसे? लेकिन न्यायाधीशों को यह जरूर समझ में आ रहा था कि नहीं, हनन तो हुआ, नुकसान तो हुआ है, लेकिन न्याय कैसे दोगे? स्टेब्लिश बाय लॉ, वही प्रक्रिया, वही चार्जशीट, वही जांच में क्या निकलेगा? कहीं नहीं, प्राण तो प्राण है और स्वतंत्र हैं आप, कहीं जेल में नहीं है, कोई आप पे नजर नहीं रख रहा है, आप तो बिल्कुल मुक्त हो गए। तो कहां से? असली बात यही थी कि यहां पे जरूरत थी न्याय देने की, और न्याय देने का ढंग बदलना था। लिहाजा मेनका गांधी को न्याय देने के लिए न्यायपालिका ने विधि की उचित प्रक्रिया का उपयोग किया। विधि की उचित प्रक्रिया का उपयोग किया। देखिए, इसके पहले भारतीय न्यायपालिका ने कभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास था ही नहीं, हमारी प्रक्रिया में नहीं था। लेकिन जब मामला पूरी तरीके से फंस गया और न्याय नहीं हो पा रहा था एस्टेब्लिश बाय लॉ से, और हम लगातार कह रहे थे कि हम तो नेचुरल जस्टिस स्थापित करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारी न्यायपालिका को विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंपोर्ट करना पड़ा और फैसला देना पड़ा मेनका गांधी केस में। और मेनका गांधी केस में माना सुप्रीम कोर्ट ने कि जरूरी नहीं है कि प्राण को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाया जाए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिस रूप में भी अगर हमारा जीवन प्रभावित होता है, हमारी प्राण प्रभावित होते हैं, हमारे प्राण के जाने की संभावनाएं दिखती हैं, तो अनुच्छेद 21 प्रभावित हुआ है, यह माना जाएगा। और विदेश भ्रमण को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित कर दिया कि विदेश भ्रमण व्यक्तियों का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। और इस तरीके से ये विधि की उचित प्रक्रिया के आधार पे ये व्यापक अर्थ जो निकला, ये जो व्यापक अर्थ निकल कर आया, इस अर्थ ने तो 21 का भाव ही पूरा बड़ा कर दिया। और अब 21 इतना बड़ा हो चुका है कि ऐसा कोई भी कृत्य जो व्यक्ति के प्राण को नुकसान अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचा सकता है, ये सारे की सारी चीजें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अगर हम देखें मेनका गांधी की बात करें तो मेनका गांधी में बहुत सारी चीजें बढ़ा दी गई, और मेनका गांधी में जो फैसला आया उस फैसले में कहा गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन प्रभावित होता है
होता है 21 का उल्लंघन माना जाएगा। 21 का उल्लंघन माना जाएगा। 21 का उल्लंघन माना जाएगा। और दूसरा कहा गया विदेश भ्रमण, विदेश भ्रमण मूल अधिकार, मूल अधिकार होगा अनुच्छेद 21 में। विदेश भ्रमण मूल अधिकार होगा अनुच्छेद 21 में। इसके बाद तो लगातार ये बढ़ावा देने की प्रक्रिया जारी है और इसके बाद तो इतने सारे अधिकार जिसकी गिनती आप करेंगे तो गिनती न कर पाएंगे, वो सब मौलिक अधिकारों का हिस्सा हो गए। जैसे आवास का अधिकार, आवास का अधिकार, अधिकार, आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार, देखिए आवास का अधिकार, आजीविका का अधिकार, स्वच्छ पेयजल, पेयजल का अधिकार, स्वच्छ वातावरण, वातावरण का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, एकांतता का अधिकार, अधिकार, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। अंतर है, ध्यान रखिएगा, एकांतता का अधिकार में अंतर है, निजता के अधिकार में अंतर है। और एकांतता, एकांतता, एकांतता निरुद्ध के विरुद्ध अधिकार है। एकांतता निरुद्ध के विरुद्ध अधिकार है। एकांतता अधिकार है, निजता अधिकार है, निजता अधिकार है। इसी तरीके से शीघ्र, शीघ्र विचारण का अधिकार है, शीघ्र विचारण का अधिकार है, अधिकार है। इसी तरीके से भोजन का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, भोजन का अधिकार है। इसी तरीके से आपको हथकड़ी न लगाने का अधिकार, हथकड़ी न लगाने का अधिकार, लगाने का अधिकार, बेड़ी न पहनाने का अधिकार। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जिनको देखा जाए तो सीधे सीधे ये हमारे जीवन से जुड़ते हैं। हालांकि इससे हमारा जीवन खत्म नहीं हो जा रहा है, लेकिन दूसरे स्तर पे, सेकंड लेवल पे ये जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। व्यक्ति जीवित लाश बन के रह सकता है या व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करने की स्थिति में जा सकता है या उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो स्वास्थ्य का अधिकार भी यहाँ पर क्या है, स्वास्थ्य का अधिकार। और ये सारे के सारे अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों के रूप में आप देख सकते हैं। अवशिष्ट अधिकारों के रूप में ये सारे के सारे अधिकार अनुच्छेद 21 के भीतर आप देख सकते हैं। मतलब ऐसा कोई भी कृत्य, कोई भी ऐसा कार्य जिससे व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है, राज्य के द्वारा अगर किया जा रहा है तो राज्य संरक्षण प्रदान करे, वो मूल अधिकार है। तो जहां पर केवल प्राण जाने मात्र को ही प्राण के नुकसान के रूप में देखा जाता था, यहाँ पर इन सारी चीजें अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा रही है तो ये आएगा किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 21 है जो आपने देख लिया। एक चीज और देखनी है यहाँ पर, अनुच्छेद 21 मनमानी कार्यकारी कार्यवाही के ही नहीं बल्कि विधायी कार्यवाही के खिलाफ भी उपलब्ध होता है। अर्थात विधायिका भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसमें राज्य एस्टेब्लिश बाय लॉ के अतिरिक्त लोगों के प्राण और जीवन को नुकसान पहुंचाए, और न ही कार्यपालिका एस्टेब्लिश बाय लॉ के अतिरिक्त लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये अनुच्छेद 21 आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और आज व्यक्ति के सारे अधिकार, जिसमें भी व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचता है, वो सब अधिकार आज 21 के अंतर्गत आएगा। आजकल तो अनुच्छेद 21 ये भी कहता है कि अपने पसंद के महिला से विवाह करना या अपने पसंद के पुरुष से विवाह करने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अधिकार के अंतर्गत संरक्षित है। अर्थात अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ऐसा संरक्षण आपको दिया जाएगा। ये रहा अनुच्छेद 21। और लगे हाथ अनुच्छेद 21 के साथ ही अनुच्छेद 21A पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 21A पढ़ लेते हैं जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।
बालकों की शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, या यूं कह लें कि 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बालक हैं, इन बालकों के शिक्षा के अधिकार से ये संबंधित है। इसके अंतर्गत राज्य ये घोषणा करता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान करेगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ध्यान रखना है कि यह अनुच्छेद पहले से नहीं था। पहले शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अवशिष्ट अधिकारों के रूप में हम देखते थे, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 2002 में ये जोड़ा गया, 21A बनाया गया। जब 21A बनाया गया उसके पहले भी ये भाव हमारे संविधान में था। उस समय ये भाव हमारे संविधान में भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 45 है, उस 45 में दिया गया था बालकों की शिक्षा के निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का राज्य प्रयास करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो बातें होती हैं उस बातों को देने के लिए राज्य हमारा बाध्य नहीं होता है। राज्य बाध्य नहीं होता है, राज्य की बाध्यता तब शुरू होती है अगर वो मौलिक अधिकारों में हो। यही कारण था कि बच्चों की शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा अनिवार्यता राज्य को समझ में आने लगी। लिहाजा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे राज्य ने भाग 4 में जो अनुच्छेद 45 था उसमें भी संशोधन किया, और वहां संशोधन करके 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो बात थी वो आर्टिकल 20A में डाल दिया गया, और यहाँ पे इसे मूल अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार के अंतर्गत अब 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं वो मुफ्त में जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो भी हम यहाँ समझ लें कि प्राइमरी एजुकेशन की बात है, तो प्राइमरी एजुकेशन की प्राप्ति कर सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देना नहीं है। इसको लागू करने के परिप्रेक्ष्य में 2009 में फिर 2009 में संसद ने शिक्षा विधेयक अधिनियम लेकर आते हैं, और शिक्षा का जो निःशुल्क शिक्षा का है वो शिक्षा अधिनियम पास किया जाता है 2009, जिसके बिहाफ पे राज्यों में जो निःशुल्क शिक्षा है उसकी शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश निःशुल्क शिक्षा देने वाला पहला राज्य होता है जो 2009 के अधिनियम को स्वीकार करता है। उस अधिनियम में महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ऐसे अधिनियम में जिसमें ये 21A के तहत शिक्षा देने की बात की जाती है, उस अधिनियम के अंतर्गत निजी और सरकारी दोनों ही शैक्षणिक संस्थाओं को समावेशन किया जाता है, अर्थात निजी संस्थान भी निःशुल्क और अनिवार्य मुक्त शिक्षा देने के संरक्षण में शामिल होता है। अपने कुल छात्र संख्या का 25% जो है वो राज्य वो प्राइवेट भी देगा, और राज्य तो अपना 100% जो है वो निःशुल्क देगा ही देगा। अब ये योजना चल कैसे रही है, ये निःशुल्क की व्यवस्था होती कैसे है, तो ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसको चलाती है। इस योजना में जो भी खर्चा आता है, जो भी लागत आता है मुफ्त शिक्षा देने में, 65% जो उसकी रेवेन्यू होती है उसका खर्चा केंद्र सरकार वहन करता है, 35% रेवेन्यू का खर्चा राज्य सरकार वहन करती है, और ये चीजें चल रही हैं। जब 86वां संविधान संशोधन किया गया तो 45 में तो संशोधन किया गया, साथ ही साथ 51A के अंतर्गत भी संशोधन किया गया मूल कर्तव्य में, और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया जिसमें कि प्रत्येक अभिभावक को ये कर्तव्य दिया गया कि वो अपने बच्चे को शिक्षा की उपलब्धता देने का प्रयास करें। ये मूल कर्तव्य में भी 86वें संविधान संशोधन के साथ जो है वो चेंज किया गया था। तो ये अनुच्छेद 21 था, और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निःशुल्क जो सहायता है, शिक्षा की सहायता बच्चों के लिए है, वो डाल दी गई है। तो हमें लगता है कि आज की कक्षा में बस इतना ही, क्योंकि इस क्लास में हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि हम लोग अनुच्छेद 21 को समझें। चूंकि 21 के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की महत्वपूर्ण सीरीज में आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आज अनुच्छेदों की इस महत्वपूर्ण सीरीज में आप जुड़ चुके हैं, और हम लोग देख चुके हैं कि कैसे अनुच्छेद 21 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगली क्लास में हम लोग आर्टिकल 22 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 22 पढ़ेंगे, और 22 से इस बार सवाल आया था, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 22 से इस बार प्रश्न पूछा गया था, और ये पूछा गया था कि जब कभी किसी ऐसे दुश्मन देश के नागरिक को या निवारक निरोध विधियों में जब हम गिरफ्तार करते हैं तो क्या राज्य जो उपरोक्त उपचार मिलते हैं क्या उससे छूट दे सकता है, ये सवाल था। तो इस सवाल को पढ़ने के लिए हमें अनुच्छेद 22 का 1, 22 का 2, 22 का 3, 22 का 4, 22 का 5, 22 का 6 पढ़ना होगा। सवाल 22 के 3 से था, तो क्या 22 के 3 में है वो हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे,
और अगली कक्षा में आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। इससे पहले कि हम लोग इस पे बात करें, मैं आपको पुनः आमंत्रित करना चाहता हूं कि 5 जुलाई मतलब आप जिस दिन ये क्लास जुड़े हुए हैं, आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज ही लास्ट डेट है कि अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री जो बुक है अनिल स्वरूप सर की, ये मोटिवेशन वाली बुक यूपीएससी के लिए, कैसे तैयारी करें, क्या गलतियां ना करें, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको फ्री मिलेगा। बाकी P2I बैच की जितनी चीज़ें हैं वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो फटाफट देर न करें, AP लाइव कोड का इस्तेमाल करें और ध्यान रखिएगा AP लाइव कोड का इस्तेमाल अवश्य करिएगा। अगर कोई आपको कॉल करके कहता है कि इस कोड की जगह आप मेरा कोड लगा लें और मैं आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिलाऊंगा, आपको एडमिशन लेते समय कोऑपरेट करूंगा, तो इतना कठिन नहीं है। आप स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करिए, ऐप पे मॉर्निंग बैच सेलेक्ट करिए, उसमें ऑप्शन आ जाता है कि आप कोड डालें, AP लाइव कोड डालिएगा तो 70,000 की जगह पे 29,999 आपका शो करने लगेगा। पेमेंट ऑप्शन पे जाइए, जैसे भी पेमेंट करना है आपको, आप वो पेमेंट करिए। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो टेलीग्राम मेरा अमरेंद्र पांडे नोट्स है, उस पर जुड़िए, उसमें व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए आप उसमें मुझे मैसेज करिए कि मेरा एडमिशन सर नहीं हो पा रहा, मुझे सहयोग करा दीजिए, तो सहयोग आपको कराया जाएगा। व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए आपको ये कोड के साथ जुड़ना चाहिए। और ध्यान रखिए 10 जुलाई लास्ट डेट है एडमिशन की। 5 जुलाई तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री बुक आपको फ्री मिलेगी। साथ ही साथ ध्यान रखिए लिमिटेड सीट्स है, आवासीय प्रोग्राम है, इसलिए इसमें सीट्स जो हैं वो लिमिटेड होती हैं और लिमिटेड सीट्स के कारण आपका एडमिशन शायद हो सकता है ना हो पाए, क्योंकि 10 जून के बाद फिर ये डेट बढ़ने वाली नहीं है, जैसे इवनिंग बैच की डेट 30 जून से आगे नहीं बढ़ी। तो चलिए, जो लोग इस क्लास में जुड़े हैं वो जरूर इस बैच से जुड़ने का प्रयास करें, और ये तब करें जब आपका टारगेट 2024 है। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास को लाइक कर दीजिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ते रहिए, अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करते रहिए, और ये कक्षा इसी तरीके से आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।